इंटरनेट एंड नेटवर्किंग दो ऐसे टॉपिक हैं जिनका नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बन पाएंगे, क्योंकि एंटायर एथिकल हैकिंग डिपेंड करता है इस दोनों टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपके पास इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है तो आप ना तो किसी सिस्टम के अंदर एंटर हो पाएंगे और ना ही उस सिस्टम को कस्टमाइज कर पाएंगे और ना ही उस सिस्टम के अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उन डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको वाकई में एक एथिकल हैकर बनना है, एक सक्सेसफुल एथिकल हैकर बनना है, तो आपके पास इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आप इसकी कंप्लीट नॉलेज भी गेन कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बट आप प्रिफर कीजिए कि इंटरनेट एंड नेटवर्किंग टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये हमारा एथिकल हैकिंग सीरीज का चौथा वीडियो है जहां पर हम नेटवर्किंग एंड इंटरनेट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एंटायर वीडियो के अंदर नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से नेटवर्क एंड इंटरनेट काम करता है, किस तरह से वेबसाइट काम करता है, किस तरह से वेब सर्वर काम करता है, इन सारे टॉपिक को बीट बाय बीट कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले बस आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट जरूर करें, वहां पर आप लोगों को एसेंशियल वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। एंड उसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पर आपको मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो करके हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है आप जाओ इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करो और हमें मैसेज करो, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हम करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो इंटरनेट एंड नेटवर्किंग को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे एक हैकर इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की हेल्प से किसी भी सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप इजीली किसी भी नेटवर्क अगर हैक हो गया है तो उसे आप सिक्योर कर सकते हो फिर से, एंड उसकी सिक्योरिटी को अगेन आप इम्प्रूव कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ उस अटैक के अगेंस्ट में भी डिफेंड कर सकते हो। तो देखो बेसिकली जो भी ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो 3 डिफरेंट जगह पर हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं। जैसे कि या तो वो किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर पर हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं या फिर किसी नेटवर्क पर या फिर किसी वेब सर्वर पर। तो देखो यहाँ पर बेसिकली जो इंडिविजुअल सिस्टम होता है वो हमारी पर्सनल सिस्टम होता है। कुछ पर्सनल रीजन के वजह से ब्लैक हैट हैकर हमारे सिस्टम पर अटैक परफॉर्म करते हैं। तो ये जो अटैक परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी अटैक को परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अटैक को एग्जीक्यूट करते हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म करने के लिए हैकर सोशल इंजीनियरिंग जो मेथड है उसको यूज करते हैं। हमें कॉल या फिर मैसेज के थ्रू मैनिपुलेट करने के लिए ट्राई करते हैं, जिससे हम उनकी प्लान पर उतरे और हमारी सिस्टम हैक हो जाए। तो अगर आपके पास कोई भी अनवांटेड मैसेज आता है या फिर कोई भी स्पैम मैसेज आता है या फिर कॉल आता है तो उसका रेस्पॉन्स आप ना करें। ओके, उसके बाद हमारा खुद का अगर कोई मिस्टेक होता है हमारी खुद से, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने अनवांटेड नंबर से या फिर अनवांटेड आईडी से आपको मैसेज सेंड किया और आप उस मैसेज को रिप्लाई करते हैं या फिर वहाँ पर जो भी लिंक है उसको क्लिक करते हैं तो उससे भी आपका इंडिविजुअल सिस्टम हैक हो सकता है। तो ये हमारा पर्सनल मिस्टेक है, ओन मिस्टेक है। उसके बाद अगर हम हमारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को या फिर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या फिर प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी हैकर हमारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद हैकर फिशिंग अटैक को यूज करते हैं हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो किसी भी इंडिविजुअल सिस्टम के ऊपर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है हैकर के लिए, बट हैकर अपनी नॉलेज को यूज करके एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसी ना किसी तरह से वो सक्सेस हो जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल कंप्यूटर को कंट्रोल करने में। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि एक नेटवर्क के ऊपर किस तरह से वो अटैक परफॉर्म करते हैं और कैसे उस नेटवर्क को अपनी कंट्रोल में लेते हैं। तो देखो बेसिकली जो एक नेटवर्क होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स और जितने भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर एक राउटर होता है एंड इस राउटर से सारे के सारे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा शेयर करने के लिए एंड डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हैकर क्या करते हैं, इस
राउटर के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं। तो देखो, एक राउटर के ऊपर अटैक परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे अटैकिंग टेक्नोलॉजी है जिनको यूज करते हैं हैकर। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी अटैक है, उनको हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छे से उस अटैक के अगेंस्ट में डिफेंड कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली वो राउटर के ऊपर वो लोग हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं एंड जैसे ही उस राउटर पर अपनी कंट्रोल जमा लेते हैं उस राउटर की हेल्प से, तो तभी उस राउटर की हेल्प से एंटायर नेटवर्क को वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो एक नेटवर्क के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए बेसिकली हैकर लोग राउटर के ऊपर या फिर हमारे जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं एंड उसके जरिए उस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं उन सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि एक वेब सर्वर को वो कैसे कस्टमाइज करते हैं और कैसे अपनी कंट्रोल में लेते हैं। तो देखो, वेब सर्वर के अंदर ना बहुत सारे डेटा स्टोर होता है, जितने भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। एक वेबसाइट का डेटा भी स्टोर होता है, एक सॉफ्टवेयर का डेटा भी स्टोर होता है। ओवरऑल कहा जाए तो इंटरनेट पर जितनी भी डेटा होता है ना वो कहीं ना कहीं वेब सर्वर पर ही स्टोर होता है। तो हैकर लोग क्या करते हैं, किसी का भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन पाने के लिए वो लोग वेब सर्वर पर अटैक करते हैं। तो वेब सर्वर क्रिएट करने के लिए भी हमें एक नेटवर्क का रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ पर भी वो लोग नेटवर्क अटैक को यूज करते हैं। जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, डिफरेंट तरह के नेटवर्क अटैक होते हैं, उनकी हेल्प से वेब सर्वर को अपनी कंट्रोल में लेते हैं। या फिर वो लोग वेबसाइट हैकिंग करते हैं। वेबसाइट हैकिंग यानी कि जो वेबसाइट उस वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड है, उस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह की वेबसाइट अटैक परफॉर्म करते हैं ताकि जब उस वेबसाइट के अंदर वो घुस जाते हैं तो इजीली उस वेबसाइट की हेल्प से वो लोग वेब सर्वर के अंदर एंटर हो सकते हैं और तभी वो उस वेब सर्वर को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ स्पेसिफिकली वेब सर्वर अटैक होता है, बहुत सारे ऐसे अटैक होते हैं जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे अटैक हैं दोस्तों जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि ये इलीगल है। ओके, तो उनकी हेल्प से जो भी ब्लैक हैट हैकर होते हैं उन अटैक की हेल्प से वेब सर्वर पर अटैक परफॉर्म करते हैं एंड अपनी कंट्रोल में लेते हैं। बट आप ट्राई कीजिए किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज ना करें क्योंकि ये इलीगल है, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। ओके, तो बेसिकली ये 3 जगह पर हैकर अटैक करते हैं एंड इन तीनों जगह पर अपनी कंट्रोल जमाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम इन सारे टॉपिक को और थोड़ी डिटेल में समझते हैं। तो देखो, किसी भी नेटवर्क को समझने से पहले हमें इंटरनेट को समझना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें नेटवर्क को समझना पड़ेगा कि ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो देखो, द इंटरनेट इज द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि ये जो इंटरनेट होता है ना, यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम इंटरनेट कहेंगे। ओके, बेसिकली जो इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये जो इंटरनेट है ना, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी कि ये एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं डिफरेंट तरह के डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, डिफरेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जब आपस में बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट होते हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो अब सवाल आता है कि नेटवर्क क्या होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ए नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन अमंग 2 और मोर कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइस। तो देखो, नेटवर्क हम उसे कहेंगे जब आपस में बहुत सारी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हो जाएंगे या फिर बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइस आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, उसको हम नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3 डिफरेंट तरह के कंप्यूटर एंड 1 मोबाइल एक राउटर के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये एक तरह का नेटवर्क है। तो इसी तरह के नेटवर्क जब बहुत सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इसको और थोड़ी सी डिटेल में इलाबोरेट करेंगे, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि इंटरनेट क्या होता है और किस तरह से इंटरनेट काम करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है और क्या होता है। ओके, सच इंटरकनेक्शन अलाउ टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेस among each other. A basic network may connected a few computer placed in a room.
द नेटवर्क साइज में वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इट कनेक्ट्स। एक कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ होल्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एज नोड्स लाइक सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सेलुलर फोन। तो देखो ये जो नेटवर्क होता है ना, ये डिफरेंट तरह की होता है। ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, उसका रेंज क्या है। और इस नेटवर्क के अंदर ना बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिनको हम नोड कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम नोड कहेंगे, जैसे कि ये नोड 1, ये नोड 2, ये नोड 3, ये नोड 4 एंड ये नोड 5। तो यहाँ पर बेसिकली 5 डिफरेंट तरह के नोड हैं। ओके, तो देखो एक नेटवर्क एक रूम के अंदर भी हो सकता है, आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक एंटायर बिल्डिंग में भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर एक एंटायर सिटी के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका रेंज क्या है, उसका साइज क्या है। तो उसी हिसाब से दोस्तों, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से दोस्तों एंड डेटा ट्रांसफर रेट के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क को ना बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पैन जो कि है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सबसे छोटा नेटवर्क है जिसको हम एक छोटे से रूम के अंदर बनाते हैं और यूज करते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क है लैन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इसको हम एंटायर बिल्डिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद होता है मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एंटायर सिटी के अंदर काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ओवरऑल इंटरनेट होता है, ओवरऑल नेटवर्क होता है, उसको मैन कहा जाता है। देन उसके बाद जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ग्लोबल नेटवर्क है, वो है WAN, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ये जो इंटरनेट है ना दोस्तों, ये बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी कि ये हर जगह पर अवेलेबल है। आप किसी भी जगह पर कहीं पर भी वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो ओवरऑल कहा जाए तो जब आपस में बहुत सारी कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं डेटा एंड रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए और डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक उसी तरह जब आपस में बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक नेटवर्क कैसे काम करता है। तो देखो हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क होता है, कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास एक राउटर होता है, राउटर से एक कनेक्शन जाता है हमारी स्विच के पास। देन स्विच के साथ हमारे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है वो सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 डिफरेंट तरह के कंप्यूटर सिस्टम स्विच के साथ कनेक्टेड हैं। बट यहाँ पर जो राउटर है, ये राउटर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। किस टाइम पर किस कंप्यूटर सिस्टम को डेटा जाएगा, किस टाइम पर किस कंप्यूटर सिस्टम से डेटा आएगा, ये सारी चीज़ें राउटर मैनेज करता है। राउटर कैसे मैनेज करता है? इस IP एड्रेस की हेल्प से। तो देखो यहाँ पर जो राउटर का IP एड्रेस है, ये एड्रेस 192.168.1.1 ये पब्लिक IP एड्रेस होता है। बट यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं एंड उसका IP एड्रेस है वो प्राइवेट IP एड्रेस है। जैसे कि मोबाइल का ये एड्रेस है, ये वाईफाई के थ्रू राउटर के साथ कनेक्टेड है। देन उसके बाद ये जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है जो कि वायर के थ्रू स्विच के साथ कनेक्टेड है। देन ये जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस है। ये बेसिकली जो 5 IP एड्रेस है ना डिवाइसेस का, ये प्राइवेट IP एड्रेस है। इनका यूज सिर्फ और सिर्फ इस लैन नेटवर्क के अंदर है। ओके, बट जब आप इंटरनेट को एक्सेस करेंगे वहाँ पर जो राउटर का IP एड्रेस है वो इंटरनेट पर अवेलेबल होगा एंड उस IP एड्रेस की हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। आप जिस भी डिवाइस में इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर या फिर यहाँ पर जो 4 सिस्टम है यहाँ पर हो, आप किसी भी सिस्टम पर इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो वहीं पर ये जो राउटर का पब्लिक IP एड्रेस है ना, ये जाएगा इंटरनेट पर। ओके, तो यहाँ पर ये काम कैसे करेगा, यहाँ पर हम कैसे इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, तो ये कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जब आप इस कंप्यूटर से, मान लीजिए अगर आपको google.com को एक्सेस करना है तो आप इस एक नंबर सिस्टम से जब आप google.com लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा कहाँ पर? स्विच पर। देन स्विच से रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पर? राउटर पर। तो राउटर से रिक्वेस्ट जाएगा जो भी इंटरनेट है
रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनेट पर, देन इंटरनेट से जो भी रेस्पॉन्स आएगा, सबसे पहले तो वो रेस्पॉन्स आएगा राउटर पर। देन राउटर कहेगा कि किसने google.com को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो वो ओवरऑल चेक करेगा कि कौन से आईपी एड्रेस ने google.com को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था। एंड उसके बाद जैसे ही राउटर को पता चलेगा, राउटर स्कैन कर लेगा कि इस आईपी एड्रेस ने google.com को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया था, तो फौरन राउटर उस आईपी एड्रेस को google.com का जो भी पैकेट है, जो भी डेटा है, वो सेंड कर देगा इस एक नंबर सिस्टम पर। इसी तरह से एंटायर नेटवर्क काम करता है। बेसिकली ये जो स्विच होता है ना, इसको यूज किया जाता है इन सारे पैकेट को मैनेज करने के लिए और मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो देखो बेसिकली स्विच के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बट राउटर पर बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोर्ट होते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं। ओके, तो इसी तरह से एंटायर नेटवर्क काम करता है। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जैसे कि हमें पता है कि पहले से ही जब आपस में बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो इस इमेज को, इस डायग्राम को देखकर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क हैं। जैसे कि ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क, ये तीसरा नेटवर्क एंड ये चौथा नेटवर्क। तो ये नेटवर्क ना, जो हमारा नियरेस्ट सेल टावर है या फिर जो भी हमारा नेटवर्क टावर है, उसके साथ कनेक्टेड है। देन ये जो नेटवर्क होते हैं, जो सेल टावर होते हैं ना, ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जो भी पास का जो भी इंटरनेट है, वो आपस में कनेक्शन बनाते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। तो बेसिकली देखा जाए तो हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर एक डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हैं, और इसी वजह से इस सारे नेटवर्क को जब हम आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, इसको इंटरनेट कहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे घर में जो भी राउटर होगा, वो सेल टावर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, देन वो सेल टावर नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। यानी देखा जाए तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम ओवरऑल इंटरनेट से ही कनेक्टेड हैं नेटवर्क के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी नेटवर्क, यहाँ पर मैंने 4 ही नेटवर्क को इंक्लूड किया है, बट इस दुनिया में जितने भी नेटवर्क है ना, वो आपस में कनेक्टेड हैं, एंड उन सारे नेटवर्क को ना हम इंटरनेट कहते हैं। ओके, समझ में आया? इंटरनेट कोई भी बड़ा कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप नेटवर्क को समझ जाते हैं तो नेटवर्क का जो हायर वर्जन होता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं, और इसी मॉडल के बेस पर ही इंटरनेट काम करता है। तो नेक्स्ट ऑफ हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि वेबसाइट क्या होता है, किस तरह से वेबसाइट काम करता है, किस तरह से वेब सर्वर काम करता है। क्योंकि जब हम इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो हम इजीली इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे एंड मैनेज कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन at least one web server. Websites are typically dedicated to a particular topic, purpose such as news, education, commerce, entertainment और social media और social networking। तो देखो, एक वेबसाइट है ना, वो बहुत सारी वेब पेजेस की कलेक्शन है। यानी जब आपस में बहुत सारी वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं, उनको हम वेबसाइट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल facebook.com एक वेबसाइट है। तो ये जो facebook.com है ना, ये उसका डोमेन नेम है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है डोमेन नेम। इसकी हेल्प से हम facebook.com को एक्सेस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारी पेजेस हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्रेंड्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स वेबसाइट शो करेगा। वीडियो पर आप जब क्लिक करेंगे तो फेसबुक के अंदर जितने भी वीडियो अपलोडेड हैं, वो वीडियो शो करेगा। जब आप ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके आसपास में जो भी ग्रुप क्रिएट हुआ होगा फेसबुक के अंदर, वो शो करेगा। तो बेसिकली ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक पेजेस हैं। तो इन सारी पेज को मिलाकर एक वेबसाइट बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक को बनाया गया है, उसको हम वेबसाइट कहेंगे। तो देखो, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिनकी हेल्प से वेबसाइट को बनाया जाता है। जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL एंड ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनकी हेल्प से एक वेबसाइट को बनाया जाता है।
तो देखो बेसिकली ये जो HTML है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, CSS भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड CSS एक कैस्केडिंग स्टाइलिंग लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एंड यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट है ये बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। देन यहाँ पर जो PHP है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम बैकएंड को बनाते हैं, बैकएंड के अंदर लॉजिक को डिजाइन करते हैं। देन यहाँ पर जो MySQL है ये एक सर्वर लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम सर्वर को मैनेज करते हैं, क्वेरी को जनरेट करते हैं। यहाँ पर आप जावा को भी यूज में ले सकते हो, पाइथन का भी यूज में ले सकते हो, एंड ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनकी हेल्प से आप बैकएंड को लिख सकते हो, एक वेबसाइट की या फिर एक सॉफ्टवेयर की। ओके, तो ये तो हो गई वेबसाइट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब पेजेस क्या होता है। तो बेसिकली ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब with its own address. A web page are delivered by a web server to the user and display in a web browser to act as a retrieval unit for the information stored within it. A website consists of many web pages linked together under a common domain name. तो देखो ये जो वेब पेज है ना, ये बेसिकली एक तरह के डॉक्यूमेंट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर होस्ट किया गया होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये जो फ्रेंड्स, वीडियोस, ग्रुप, फ्रेंड्स जो भी पेजेस है ना, ये बेसिकली एक वेबसाइट के अंदर ही आते हैं जो कि एक वेब सर्वर पर होस्टेड होते हैं। तो ये जो पेज होता है ना, इन सारी पेज को जब आपस में आप मिलाते हैं तो तभी एक वेबसाइट क्रिएट होता है या फिर बनता है। तो इस वेब पेजेस के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया होता है। जैसे कि आप फ्रेंड पेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी फ्रेंड लिस्ट है वो शो करेगा, आपके पास जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है वो शो करेगा। तो बेसिकली ये जो वेब पेजेस होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया होता है, एंड ये वेब पेजेस वही सेम डोमेन नेम पर ही रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि आपने www.google.com को ओपन किया तो वहीं पर ही आपको ये सारे पेजेस शो करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है। बेसिकली एक वेब सर्वर इज इंटरनेट स्टोरेज वेयर ऑल द डाटा स्टोर दैट अवेलेबल एंड एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट। तो देखो ये जो वेब सर्वर होता है ना, ये बेसिकली एक स्टोरेज है, इंटरनेट स्टोरेज भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी डाटा हम इंटरनेट पर एक्सेस करते हैं या फिर उनको हम स्टोर करते हैं ना, वो जाकर वेब सर्वर पर ही स्टोर होता है। आप वेबसाइट को यूज करते हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं या फिर अदर आप कोई भी चीज़ को यूज करते हैं अपने डेटा को इंटरनेट पर सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वेब सर्वर को ही आप यूज कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। ए वेब सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज यूज HTTP एंड अदर प्रोटोकॉल टू रेस्पॉन्स टू क्लाइंट रिक्वेस्ट मेड ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। The main job of a web server is to display website content through the storing, processing, and delivering web pages to the users. Besides HTTP, web server also support SMTP and FTP used for email and file transfer and storage. तो देखो ये जो वेब सर्वर होता है ना, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की फॉर्म में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक हार्ड डिस्क है, बेसिकली वो किस फॉर्मेट में होता है, हार्डवेयर के फॉर्मेट में होता है। बट जब आप उसको कनेक्ट करते हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ तो वहां पर आप उस हार्ड डिस्क को हार्डवेयर के फॉर्मेट में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक उसी तरह वेब सर्वर भी ना हार्डवेयर की फॉर्मेट में होते हैं, बट उनको हम जैसे ही इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं या फिर कोई भी नेटवर्क पर कनेक्ट करते हैं तो तभी वो एज ए सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट में यूज होता है। तो देखो किसी भी वेब सर्वर पर डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो मैनेज करता है डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा। उसके साथ साथ HTTP है, FTP है, एंड ऐसी बहुत सारी प्रोटोकॉल है जिनको यूज करता है वेब सर्वर डेटा को मैनेज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए एंड ओवरऑल इंटरनेट पर अवेलेबल करने के लिए। तो बेसिकली ईमेल जो हमारा पर्सनल
मेल आईडी होता है उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, जो कि है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो ये तो हो गई वेब सर्वर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो देखो दोस्तों, बेसिकली किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है ना, उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे कि अगर आपको facebook.com को एक्सेस करना है तो आप वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। जैसे कि बेसिकली हम क्रोम को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप जैसे ही www.facebook.com लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो फेसबुक का जो भी होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो वेब ब्राउज़र एक तरह का एप्लीकेशन होता है जिसको यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पर। ओके, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट एंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विस। तो ये काम क्या करता है, ये बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम वेब सर्वर पर हमारा रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि हमें इस वेबसाइट को एक्सेस करना है या फिर इस वेब पेज को एक्सेस करना है। इट वर्क एज ए कंपाइलर टू रेंडर HTML व्हिच इज यूज टू डिज़ाइन वेब पेज। जैसे कि हमने पहले से ही बात किए हैं कि HTML को यूज किया जाता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। जिस तरह की हमें वेबसाइट चाहिए या फिर वेब पेज चाहिए, उस वेब पेज को रेंडर करने के लिए वेब ब्राउज़र काम में आता है। When a user requests a web page from a particular website, the browser retrieves the file from web server and then display the page on user screen. Browsers are used on a range of devices. Browsers are used on a range of devices including desktop, laptop, tablets and smartphone. For example, Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, etc. तो देखो, जब एक यूज़र किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है तो तभी ब्राउज़र उसी रिक्वेस्ट की हेल्प से वेब सर्वर से बात करता है एंड उसी वेबसाइट को एक्सेस करता है एंड जो भी यूज़र होता है उसके सामने प्रोवाइड करता है, डिस्प्ले करता है। ओके, तो ब्राउज़र को बहुत सारी डिवाइसेस पर यूज किया जाता है। आप इसको डेस्कटॉप पर यूज कर सकते हो, इसको लैपटॉप पर यूज कर सकते हो, इसको आप स्मार्टफोन पर भी यूज कर सकते हो। तो देखो, ब्राउज़र बहुत सारे हैं मार्केट में, बट बेसिकली हम गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एड्स है जो कि हमारा प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, प्री इंस्टॉल ब्राउज़र है, उसको भी हम यूज़ करते हैं। और जो भी लोग मैक ओएस पर हैं वो लोग तो सफारी को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं URL क्या होता है। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो हमें एक डोमेन नेम का रिक्वायर्ड होता है जो कि www.youtube.com। तो ये जो www.youtube.com होता है ना, तो ये बेसिकली एक URL होता है। तो समझ लेते हैं कि एक URL होता क्या है, किस तरह से URL काम करता है एंड कितने पार्ट्स होते हैं एक URL का। ओके, URL stand for Uniform Resource Locator. It defines the address of a given resources on the web. The resources can be anything like an HTML page, image, document, etc. A URL consists of various parts. These are protocol, domain, and file part. Let's discuss each of them in detail. तो देखो, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि डिफाइन करता है एक वेब पेज की एड्रेस को, जहाँ पर बहुत सारे कंटेंट होते हैं, चाहे वो एक HTML पेज हो या फिर इमेज हो या फिर एक तरह की डॉक्यूमेंट हो। तो इसी URL के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर youtube.com का एक छोटा सा URL है जिसको हम अभी ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये जो HTTPS है इसको हम स्कीम कहते हैं। देन ये जो www है, इस www है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको हम सब डोमेन कहते हैं। देन ये जो नाम है हमारा youtube.com या फिर YouTube, जो हमारा वेबसाइट का नाम है, उसको हम डोमेन नेम कहते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस किए हैं। ओके, देन ये जो .com है ना, ये एक टॉप लेवल डोमेन है। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे कि .in, .org, .co, .in, ऐसे बहुत सारी टॉप लेवल डोमेन है जिनको यूज किया जाता है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर पोर्ट होता है जो कि 443 पोर्ट है। देन यहाँ पर आपको पाथ मिलता है। ये पाथ आपको बताता है कि आप एक वेब सर्वर के अंदर या फिर एक वेब साइट के अंदर कौन से पेज पर हो। जैसे कि यहाँ पर feed/trending है, यानी कि मैं इस URL को कहाँ से कॉपी किया हूँ, जो यूट्यूब का जो वेबसाइट है वहाँ पर जो ट्रेंडिंग का जो पेज है जो कि एक्सप्लोरर पेज के नाम से आता है, जहाँ पर वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में आता है, उसी URL को मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया हूँ। तो इस टॉपिक को समझने के बाद तो आपको पता लग सकता है कि दोस्तों जो भी URL आप यूज कर रहे हो या फिर कोई अगर आपको URL सेंड किया है तो उसको आप एनालाइज कर सकते हो और जान सकते हो कि वो URL करेक्ट है या फिर फेक है, और उस हिसाब से आप उसके अगेंस्ट में अगर वो कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है या फिर इलीगल अटैक परफॉर्म कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप काम कर सकते हो और अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक वेबसाइट कैसे काम करता है, एक वेब सर्वर कैसे काम करता है। जैसे कि हमने पहले से ही समझ लिया है कि एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, एक वेब पेज को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक ब्राउज़र एंड एक सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन। देन इंटरनेट पर जितने भी डेटा स्टोर होता है वो एक वेब सर्वर पर स्टोर होता है, वो चाहे एक वेबसाइट हो या फिर वो एक सॉफ्टवेयर हो। वेबसाइट की डेटा भी वेब सर्वर पर स्टोर होता है एंड किसी भी सॉफ्टवेयर की डेटा भी वेब सर्वर पर स्टोर होता है। तो देखो, अगर आपको बेसिकली youtube.com को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आप कोई सा भी ब्राउज़र को यूज में ले सकते हो एंड वहाँ पर आप इस URL को लिखेंगे। जैसे कि आपको लिखना है सिंपली www.youtube.com। तो आप इतना लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पर, इंटरनेट पर। देन इंटरनेट इस रिक्वेस्ट को सेंड करेगा कहाँ पर, सर्वर पर। हमारा जो वेब सर्वर होगा वहाँ पर सेंड करेगा। देन यहाँ से डेटा कलेक्ट करने के बाद वेब सर्वर आपको रेस्पॉन्स सेंड डायरेक्ट नहीं करेगा, वो पहले इंटरनेट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। देन अगेन इंटरनेट आपको रेस्पॉन्स सेंड करेगा जो भी वेब सर्वर से मिला होगा। इसी मॉडल को फॉलो करके, इसी रोड मैप को फॉलो करके एक वेबसाइट या फिर एक सॉफ्टवेयर काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वेब ब्राउज़र से भी youtube.com को एक्सेस कर सकते हैं या फिर YouTube का जो ऑफिशियल ऐप है उसकी हेल्प से भी आप YouTube को एक्सेस कर सकते हैं। बट दोनों कंडीशन में ही ये जो मेथड मैंने बताया, ये वेबसाइट जो मेथड मैंने बताया, इस मेथड की हेल्प से ही आप डेटा को रिसीव करेंगे एंड वहाँ पर जितने भी डेटा है उनको आप यूज कर पाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर हमने बात की है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, नेटवर्किंग कैसे काम करता है, एक वेबसाइट कैसे काम करता है, एक वेब सर्वर कैसे काम करता है। बाकी आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस एंटायर प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए एंड इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। एंड अगर आपको नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की फुल वीडियो चाहिए तो आपको नीचे फुल कोर्स का वीडियो मिल जाएगा जहां से आप एंटायर नेटवर्किंग को सीख सकते हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।